अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का 6th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे बाकी एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो जब से घर आया था उसकी बत्तीसी की नमूदो नुमाइश जारी थी। जब से ये बात मालूम हुई थी कि आगा मीना ने उसका इंतखाब किया है, दिल में मारे खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वो बचपन से ही खामोश चिड़चिड़ी सी थी और महिल अगले को जिस करके शाद माँ करने वाला। वो चिढ़ाता था, वो चिढ़ जाती थी और बरीरा की तरह रोने के बजाय वो पलट कर बदला लेती थी। कभी महिल के फुटबॉल की हवा निकाल दी, कभी उसके कंट्रोलर को तेल में डुबो दिया, या फिर उसके होमवर्क के सफात गोंद से जोड़ दिए। एक बार तो उसने महिल को जवाबन ईंट भी दे मारी थी। शायद वही घड़ी थी जब महिल की मीना से इस तरह बरतने की इब्तिदा हुई। वो 10 साल की उम्र में पेशावर छोड़ आया था। उसके बाद मिलना मिलाना न होने के बराबर था और दोस्ती तो कभी थी ही नहीं, तो गिला किस बात का। उसे सिर्फ इतना याद है, जब बहुत साल कबल वो ताजमीना के साथ जन्नत बी के घर गया था, वहाँ होने वाली एक गैर इरादी मुलाकात ने बहुत सी यादों समेत भूले हुए ये जज्बात याद दिला दिए। मतलब दोनों तरफ आग बराबर की लगी है। मुस्कुराते हुए महिल तौलिए से गीले बाल रगड़ने लगा। वो ख्यालों ही ख्यालों में उस वक्त निकाह ख्वाह के जवाब में कबूल है कह रहा था, जब दरवाज़ा धाड़ से खुला। महिल हड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर ढेर हुआ। खतरनाक तेवर लिए बरीरा जुजाज दहलीज के पार आई। इतनी सी बात पर तुम बिक गए? लड़की ने कहा तुमसे शादी कर लो तो तुमने हाँ कर दी? चिल्लाते हुए उसके बस में ना था भाई की गर्दन उखाड़ दे। तुमने मुझसे वादा किया था हाली, तुमने आगा मीना से शादी ना करने की कसम उठाई थी। महिल मुफाहिमत की खातिर उठा और उसे कंधों से थामना चाहा, जब उसने मुकाबिल के हाथ झटक दिए। सारा भाभी ने बता दिया है कि तुमने अपने मुंह से हामी भरी है। हफ्ते को तुम लोग हतमी फैसला सुनाने पेशावर जा रहे हो। आधी आस्तीन की ढीली सी टी शर्ट में उसके कमजोर बाजू कांप रहे थे। घुंघराले बालों के हाले में सुरमई आंखें गुस्से से देख रही थी। पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में, पहले मेरा शोहर छीना और अब भाई भी काबू कर लिया। उदासी से कहते हैं वो कमरे से निकल गई। महिल शिशुपंच के आलम में वहां खड़ा रहा। जहां वो जरा खुश होता, वहीं बरीरा उसकी खुशी अपने गम के पलंदे तले दबा देती। वो अजल से इबाम का लाडला कभी एक तरफ का इंतखाब नहीं कर पाया था। तुमने अपनी जिंदगी जीनी है और बरीरा ने अपनी। वो फैसला करो जिस पर तुम्हें मुस्तकबिल में पछतावा ना हो। रुबैद की आवाज़ उसके हवासों पर सवार हुई। महिल जैसे किसी ख्वाब से जागा। तौलिया वहीं उछालते वो लंबे डग भरता हुआ बहन के कमरे तक आया। खुले दरवाजे से दिखते मंजर पर उसके कदमों में तेजी आई और आंखें फैली। दिमाग खराब हो गया है? बिस्तर पर अटैची केस खोल कर रखे बरीरा अलमारी खाली करके कपड़े उछाल रही थी। उसके अंदाज में उजलत थी और दांत सख्ती से आपस में पेवस थे। महिल ने उसे अटैची से दूर धकेला तो उसने बिफर कर भाई की गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा। रात के 9 बज रहे हैं, इस वक्त घर छोड़कर जाओगी? हाँ, बरीरा ने कलाई छुड़वाते हुए दुपट्टे गोल मोल किए। लेकिन तुम फिक्र मत करो और जाओ अपने निकाह की तैयारी करो। हर कोई तुम्हारी तरह कमजर्फ नहीं होता क्या वादा करके मुकर जाए। बालों को कान के पीछे उड़द से वो अब शेल्फ पर धरे हुए सामान की जानी बढ़ी। एक लंबे से आईने के साथ रखे दीवार गिर खानों में उसके इस्तेमाल की हर शय थी। मैं सिर्फ निकाह कर रहा हूँ, रुखसत तो नहीं करके ला रहा। महिल ने उकता कर कहा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कजा के उसके निकाह में शरीक हूँ। परफ्यूम और मेकअप का सामान संभालते हुए उसने बिस्तर पर उछाला। उसके निकाह ना सही, लेकिन इतने अहम मौके पर मेरे साथ तो खड़ी हो जाओ। तुम मेरे निकाह पर आए थे? बरीरा के एकदम कहने पर महिल की हर दलील फीकी हुई। आंखों में लहू लिए उसने सर उठाया। मेरा भी अहम दिन था और सब आए थे, मगर तुमने नाराजगी दूर न की। कमरे के वस तक आते वो बिस्तर की पांति के करीब खड़े भाई के सामने ठहरी। अपने कंधे तक आती लड़की को देखते उसके तने जबड़े की एक रग भड़की। धीरे से सर हिलाते उसने कदम पीछे को उठाए। तुम्हारी गलती नहीं बरी, तुम्हारी फितरत में खुद तरसी है। बचपन में तुम्हें चोट लगती थी तो मरहम रखने के बजाय तुम चोट पकड़ कर बैठ जाती थी और फिर जो तुम्हारी दांत थरसी ना करता उससे लड़ पड़ती थी। महिल के लहजे में कराहत थी। तुम आज भी यही कर रही हो। अपने श्राप का सोहर और अपनी गलती मानने के बजाय तुम इर्द गिर्द के हर शख्स को कोस रही हो। अब्बास खैबर आगा मीना नहीं, बरेरा जुजाज के ही काबिल था।
हकारत से कहता वह बहन पर एक निगाह गलत डालते उसके कमरे से चला गया। एक दहलीज दीवारों के पार हुई और दूसरी दहलीज दिल के खानों की। और अब महल जुजाज छोटी बहन को उसके हाल पर छोड़ता हुआ हमेशा के लिए तन्हा कर गया। लो, चलो अब गमों में एक नए का इजाफा। अब बड़े भाई से इख्तिलाफ समेत उसकी तोपों का रुख छोटे भाई की सिमट भी हो चुका था। हाजरा के लापता अरजान दिलदार के कमरे का दरवाजा आज खुला था और चौखट पर खड़ी हुई वो अंदर मौजूद अपनी माँ को देख रही थी। वो गैर इरादी तौर पर भी यहाँ से ना गुजरती थी। शायद ये जगह अछूत थी या दीमक जो उसे जख्मी कर देगी। हाजरा ने कल से कुछ नहीं खाया था और ये बात सिर्फ अरजान जानती थी और किसी के पास ध्यान देने को इतना वक्त कहाँ था। मुंह फेर कर लेटे वो किसी गुड़िया की जुल्फे सवार रही थी जब अरजान ने दस्तक दी। चेहरा उठाया और अगले ही लम्हे वह ऐसी देह सताई कि उसने बमुश्किल खाने की बर्तन संभाले। खाना खा ले, आप कल से भूखी हैं। हाजरा ने हकारत से मुंह फेर लिया। अरजान ने झिझक कर कदम उठाया जब अगले ही पल कराते पाँव पीछे किया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे अपने नापाक कदम अंदर रखने की। हाथ में थामा ब्रश उसके नंगे पैर पर मारा। पैर सुर्ख होने लगा तो उसने माँ को देखा। आज से पहले कभी तुमसे बात की है जो आइंदा करूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से। हलक के बल चिल्लाते हाजरा को आखिर में खांसी का दौरा पड़ा था। अरजान दहल कर आगे आई जब हाजरा ने खांसते हुए उसकी जानिब चीजें उछाली। जाओ, बामुश्किल बोल पाई जब अरजान ने हाजरा के बरसीदा हाथ थाम कर उन्हें पुरसकून करना चाहा। खाना खा लें, मैं नहीं आपकी बेटी लाई है। हाजरा गर्दन फेंक कर हंसी। खांसने के बाद थोड़ी और होंठ थूक से बहरे हुए थे। तुमने मुझे पागल समझा है जो किसी भी बात पर एतबार कर लूंगी। मैं हाजरा जलील हूँ लड़की। जाओ मेरे कमरे से और जाकर देखो, वहां जेवरात से ज्यादा एजाजात हैं, कपड़ों से ज्यादा सनदें हैं, बनाओ सिंगार के नाम पर किताबों के पलंदे हैं। मैं इस मुल्क की ज़हीन फतीन औरत हूँ, तुम मुझे पागल मत बनाओ। सुरमई बालों वाली औरत का हुलिया बिखरा हुआ था। किसी दौर में वो चलता फिरता इनाम थी, अब तो महज बोझ बन चुकी थी। जब मेरी अरजान आएगी तो मुझे महसूस हो जाएगा मैं बिना छुए भी उसकी लम्स से आशना हूँ। वो मेरी बेटी है, उसकी निशानी दिल देगा। हाजरा ने उसका दिल मुट्ठी में मसल कर मार दिया। माँ के हाथ आज़ाद करते अरजान ने गहरी सांस भरी। फर्श पर औंधा गिरा ब्रश उठाकर हाजरा वसी कमरे में बने स्टोर रूम में दाखिल हुई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इंसान समझकर इज्जत तो करती होंगी। वो दिल बर्दाश्त हुई। अंदर से घड़ियों के डब्बे उठाकर आती हुई हाजरा तमस्कर से हंसी। इज्जत और तुम जैसों की जो किसी की औलाद का हक हड़प करके बैठी हैं। तुम जैसा गलीज खून के लिए तो मेरा थूक भी मकरवा है, न जाने जायज हो कि नाजायज। ये वार नया था और आज एक नया जख्म मिला था। वो जो भरम की एक चिंगारी थी, हाजरा ने उसे भी फूंक मारकर बुझा दिया। टुकुर टुकुर माँ का नेम रुख देखते उसे वहां आज ममता की चाशी नहीं, किसी भेड़िए की करिया सूरत दिखाई दी थी। कमरे में बेइख्तियार गलते मांस की बू फैल गई थी। खुदा करे आपको आपकी बेटी कभी न मिले, वो यहाँ आए और आपकी हालत से बेजार होते हुए दोबारा भाग जाए। हाजरा के होंठ नीचे को मुड़े, गर्दन फेरी, फासले पर खड़ी लड़की को देखा। खिलते जर्द जोड़े में उसके चेहरे की रंगत फीकी थी। अगले लम्हे दीवारों ने जो मंजर देखा उसकी शिद्दत पर वो लरस गई। हाजरा ने सामने रखे गुड़िया के डब्बे एक एक करके अरजान की जानिब उछाले। कुछ से वो बच गई मगर कुछ उसको लग गए। आगे आते पक्की उम्र की औरत ने एक भारी गुड़िया उठाई और बिना देखे अरजान के सर पर मारने लगी। चीखते चिल्लाते उसने खुद का दिफा किया जब हाजरा ने धक्का देते उसे जमीन पर फेंका। अरजान की पुष्ट पीछे रखे भारी शीशे की मेज से टकराई और खाने के बर्तन सरकते उसके वजूद पर आ गिरे। मेरी बेटी आए या ना आए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीवानगी का ऐसा आलम था, वो उसे पीटते पीटते खिलौने तबाह करती गई। अरजान निकलने की कोशिश करती तो वो ऐन घुटने की हड्डी पर खिलौने का सर मारती। शोर की आवाज पर करीब से गुजरती दो मुलाजमा ने झाँका। हलक से रूह निकलने को हुई और अगर वो दोनों आकर अरजान की जान खुलासी ना करती तो हाजरा के नाम से कातिल का लकब मंसूब हो चुका होता। फर्श पर औंधे होकर खांसते हुए उसका चेहरा जरबों से भरा हुआ था। बाल बिखर चुके थे और आंखों के आगे मंजर चकरा रहा था। पुष्ट पर हाथ रखकर उठते उसने दीवार से टेक लगाई। शोरबा उसकी पीठ से फिसलकर लिबास पर दाग छोड़ चुका था।
हाँफ कर गहरी सांस भरते उसने खाली कमरे का जायजा लिया। दुपट्टा घुटनों में मौजूद था और आस्तीन फट चुकी थी। अरजान ने अपनी सुर्ख हथेलियां देखी। उन्हीं हाथों से उसने माँ के पर्स को छुआ था और फिर वो कहती थी कि हसल के सिवा सब उसको छूने से कतराते हैं। मेरी मुश्किलात पर जवाल नहीं आएगा। हाथों में चेहरा छुपाते वो फूट फूट कर रो दी। बेजुबान दर दीवार ने उसकी बेबसी पर आंखें फेर ली। निकाह की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। अगले जुमा की नमाज के बाद नेक तमन्नाओं का शगुन बांटा गया। सारा ने कमरे में जाकर आगा मीना को गले लगाया, जबकि वो वहीं बैठक में खामोश बैठा रहा। ना महिल के साथ उसकी बहन आई थी और ना भाई उसका था। ऐन मौके पर उसे ज़रूरी काम के सिलसिले में ऑफिस आना पड़ा। ऐसे में सिर्फ सारा और महिल पेशावर गए। अहम बातें तय पाई। ना उन दोनों का ऐसा कोई खास रिश्तेदार था, ना आगा मीना का। माँ बाप की वफात के बाद वो तीनों रिश्तेदारों को सिर्फ खुशी में शामिल करते थे, मशावरत में नहीं। उस वक्त वो ताजदर के बरामदे में बैठे सामान फैलाए थे। एक जानी मिठाई का डब्बा, साथ में रुबैद और महिल के लिए दिए गए कपड़े और कुछ दीगर सामान। सारा खुद को मिले तोहफ की जांच पड़ताल करने में महू थी, जबकि महिल का जहन कहीं और भी भटका था। उसने हाँ क्यों की? आगा मीना इस दुनिया की आखिरी औरत तो नहीं थी, और अगर थी भी तो उसे कहाँ शादी की जल्दी थी। तुम तन्हा रह जाने से खौफजदा हो महिल। ताउम्र नाकामयाब और महरूमियों में रहने के बाद तुम्हें यह यकीन हो गया है कि कोई तुम्हें शादी के काबिल भी नहीं समझेगा। एक मुकम्मल खानदान, एक मोहब्बत करने वाली बीवी और एक चहकती औलाद, ये सब तुम्हें कभी नसीब न होगा। दिल ही दिल में खुद को मलामत करते हुए तलखी से मुस्कुराया। कोई नहीं जानता था कि महल जुसास की जिंदगी की अव्वलीन तरजीह एक खुशहाल मुकम्मल घर था। वो दिन भर की मेहनत से थक कर आए तो उसकी बीवी और औलाद उसके मुंतजिर हो। पेशे में बेहतरीन बनने के बजाय वो घर में एक बेहतरीन बाप और शोहर बनने को तरजीह देगा। माथे पर गिरते बाल बिखरते वो सीधा हुआ। मेज पर रखा एक गहरे गुलाबी रंग का जोड़ा संभालते वो सोफे से उठा। सामान समेटती भाभी ने अस्ताजुब से उसे पुकारा। ये तो जन्नत भी ने बरीरा को दिया है, पता नहीं उसे पसंद भी आएगा या नहीं। सारा की बात को बेजवाब छोड़कर वो बाहर आया। रात के अंधेरे में लिबास पर लगे मोती की चमक दोबाला थी। ये उसका पसंदीदा रंग है भाभी। आसूदगी से मुस्कुराते वो सीढ़ियां फलांगते ऊपर आया। अपने कमरे में मौजूद बरीरा उनकी रवानगी और आमद दोनों से वाकिफ थी। वो जाते वक्त भी उसे मनाने आया था, मगर बहन बहाना करके सोती रही। इस वक्त भी उसे मनाए जाने की उम्मीद थी, मगर सामने लैपटॉप खोले वो अपना जहन भटकाने की तगोदों में थी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जामा का जायजा लेती वो पहली चीज़ वहाँ का खर्चा देखती। हर बार पहले से मायूस होते वो रो देने के करीब थी। ये तो तय है कि मैं यहाँ नहीं रह रही, मगर फिर हॉस्टल जाकर रहने की फीस, मास्टर्स का खर्चा, ये कहाँ से पूरा होगा। चौकड़ी मारकर बैठे उसके घुंघराले बाल ऊंची पौनी में बंधे थे। बैचलर्स तक तो इधर उधर से पैसे जोड़कर पढ़ लिया, अब आगे का क्या करूं। सर हाथों में गिराते वो मसाइल में कुछ यूं उलझी थी कि दरवाजे से अंदर आते शख्स पर भी तवज्जो न दे पाई। एकदम आंखों के आगे एक मदार लिबास आया। बरीरा ने हाथ हटाए, कश्मकश के आलम में चेहरा उठाया। सांवली रंगत वाला महिल उसे देखते नरमी से मुस्कुराया, फिर फासले से बैठते लिबास दरमियान में रखा। जन्नत बी ने भिजवाया है तुम्हारे लिए। क्यों? गुस्सेली ले जा। भाभी कह रही थी कि जब रिश्ते तय होते हैं तो एक दूसरे को शगुन देते हैं। बरीरा ने एक निगाह गलत भी जोड़े पर न डाली। ये तुम्हारे लिए नेक शगुन होगा, मेरे लिए चुपता कफन है। सख्त गोई से कहती वो लैपटॉप गोद में चढ़ाते मुंह छुपा गई। अपनी तमाम तर करवाहट को रोकते महिल ने उसे दोबारा मुखातिब किया। कफन तो तुम अपने लिए तैयार कर चुकी हो। वो जैसे हार मानते हुए बोला। दवाई क्यों छोड़ रही थी? लैपटॉप में छुपे चेहरे का तासुर बदला। स्लेटी आंखें दम बखुद हुई और चोरी पकड़ी जाने के डर से पुतलियां लर्जी। अगले ही लम्हे गर्दन झटकते बरीरा ने चेहरा मजीद लैपटॉप में झुका लिया। महिल के जबड़े सख्ती से भीजे। एक बार की उसने लैपटॉप हटाया, स्क्रीन गिराई और एक तरफ उछाल दिया। बरीरा बस हाथ बढ़ाकर रह गई। तुम जब तक हमें तकलीफ पहुंचा रही थी हम सहते रहे। तुमने वावेले किया, झगड़े, नाराजगी, लड़ाई, तानाजनी, क्या क्या नहीं किया, हमने सब बर्दाश्त किया। लेकिन ये मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा कि मेरे होते हुए तुम खुद को ऐसा दो। बुरी आंखों के किनारे सुर्खी की लकीरें फैली। सख्त गिरी से तम भी करता वो जैसे खुद को चीखने चिल्लाने से रोके हुए था। बरीरा ने लब सुकेड़ लिया और गहरी सांस हलक में उतारते
रोने से खुद को बाज रखा। तो अब मुझे अपनी जिंदगी पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा। आंखों में तस्दीक झलकती थी। एक गलत फैसले पर तुम लोग ताउम्र मुझ पर पाबंदियां लगाओगे? महिल उलझा। कैसा गलत फैसला? कौन सी पाबंदी? अब्बास से शादी का। वो बिस्तर से खड़ी हुई। तुम सब ने मना किया था कि अभी शादी मत करो, उससे शादी ना करो, लेकिन मैंने एक की भी नहीं सुनी। और अब तुम सबको अपनी पेशगोई की दोस्ती पर खुशी मिलती है, राइट? मुझे इस घर का सबसे बेवकूफ शख्स समझते हो, है ना? महिल गुमसुम सा सर पर खड़ी हुई बहन को देखता रहा। वो इतनी बिखरी हुई थी कि महिल को समझ न आया पहले कहाँ से संभाले। भाई और भाभी तो बाकायदा जश्न मनाते होंगे कि देखो ये है वो हठ धर्म जिसे हमने समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। ये होता है नतीजा बेजा जिद का। यही होना चाहिए इनके साथ, जो बड़ों की नहीं सुनते। बरीरा की आवाज में बदगुमानी का शोर था। तुम मेरा हाल नहीं समझ सकते हाली। मैं तुम सब पर हंसकर गई थी यहाँ से, और देखो मेरा हाल, किस्मत ने मुझे ही लतीफा बना दिया। बामुश्किल रोके आंसू ने मंजर धुंधला दिया। सख्ती से उन्हें रगड़ते हुए बरीरा ने कालीन पर रखा हुआ लैपटॉप उठाया। ये रुबैद का पुराना खजाना उसके विरसे में आया था। तुम आगा मीना को ब्याह कर लाओगे तो सोचा है मुझ पर क्या बीतेगी? वो ताउम्र मुझे मेरी जिद के नतीजे याद दिलाएगी। उसे देखूंगी तो अपनी बेवकूफ़ी और हठधर्मी भूल नहीं पाऊंगी। मेरा नाकाम माजी के साथ उसका ताल्लुक निकलता है, और मैं उसी माजी से पीछे छुड़ाने की खातिर हर हद तक जाऊंगी। लैपटॉप खोलते उसने आस्तीन से चेहरा साफ किया। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि दवा क्यों छोड़ रही थी? महिल की आवाज़ शिकस्ता थी। बरीरा ने तनफ्फुर से गर्दन उठाई। क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ बचपन से ये नीली पीली दवाइयाँ खाकर, आए दिन बीमार होकर, बात बात पर हॉस्पिटल जाकर। मुझ में अब मजीद सहने की सकत नहीं रही, इसलिए छोड़ दी थी। जब अल्लाह ने मुझे सेहतयाब बनाया ही नहीं, तो मैं ये क्यों सेहतयाब रहने के लिए मेहनत करूँ? चेहरा निकाल कर तेज कलामी करते उसने आखिर में हंकारा भरा। महिल के कंधे झुक गए। मैदान में तन तन्हा कब तक लड़ता, जब दूसरी जानिब से नेज़ाबारी रुकने का कोई इम्कान न था। मैदान खाली करते उसने हरीफ को अकेला ही लड़ने दिया। बरीरा जुजाज को उसकी एक तरफा बदगुमानी मुबारक। शेरवान में वाक़ई इस सफ़ेद 3 मंजिला महल में आज रौनक लगी थी। पथरीली रास्ते की चढ़ाई के इख्तिताम पर मौजूद सियाह दरवाजे से झांको तो अगले सहन में खड़ी गाड़ियों की तादाद ज़ायद थी। सामान से लगता था अंदर मेहमान हैं और किसी खास बाजार के पास हैं। एक जानी मौजूद मेहमान खाने की तरफ से होते हुए पिछले सहन में आओ, जिसकी मजबूत बाड़ के आगे वादी का सब्जा था। खुलते सब्जे पर छाए गहरे बादलों के पास हल्की हवा भी चल रही थी। तुम्हें नहीं लगता अरजान कि हम मिसफिट हैं? ये तमहीदी अंदाज एक कोने में रखी कुर्सियों पर बैठे फर्द का था। सफ़ेद लाइन चेयर पर मौजूद जुनैद तनोली ने चाय के कप पर उंगली फेरते अपने मंगेतर को देखा। गहरे गुलाबी जोड़े पर दुपट्टा फैला कर लिए अरजान की मुकम्मल तवज्जो सामने रखी पेस्ट्री पर थी। खुद पर जब्त इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन अमल था। खुद देखो, हमारी मंगनी को 3 साल हो चुके हैं, और इतने अरसे में ना तुम मुझसे मुतमईन हो और ना मैं तुम्हारे साथ के लिए रजामंद। तुम मुझे खुश करने के लिए खुद को बदलती हो, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी लड़की दबाव में आकर खुद को मेरे लिए बदले। वो पढ़ा लिखा नौजवान उसे संजीदगी से समझा रहा था। अरजान ने खाने से निगाह फेरते हुए जुनैद की बात पर यूं सर हिलाया, जैसे बिल्कुल बिल्कुल आप 100% दुरुस्त हैं। हर इंसान के अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ ख्वाहिशात होती हैं। अगर मेरी चाह है कि मेरी बीवी वजन में फरबा ना हो, तो इसमें बुराई क्या है? मैं उसको सब कुछ दे तो रहा हूँ, अपना ज़ाती घर, करियर बनाने के लिए छूट, घर बैठने की सहूलत, इज्जत, मोहब्बत, अपना आप। फिर जब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो कम अज़ कम वजूद भी तो मेरी मर्जी का हो। अरजान ने दोबारा महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। निगाहें भटक भटक कर अंश व लवाजमात पर जा रही थी। वो खुश शक्ल आदमी अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर ऐसा बाखबर था कि मीठे को गलती से भी न छूता, और अरजानदार की तो जान ही शीरे में बसती थी। तुमने पिछले सालों में इतनी मेहनत की है कि मैं चाहकर भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम्हारा दिल रखते रखते मेरा खुद का दिल मुर्दा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरजान ने गाय दिमागी से सर हिलाया। तो यार अपनी राय भी तो दिया करो। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ, तुम बस मशरक़ी लड़कियों की तरह सर हिलाती रहती हो। वो कुछ खफत ज़दा सा हुआ। मैं मशरक़ी लड़की ही हूँ जुनैद। उसने नज़रें उठाते बाकायदा आंखों में आंखें डालकर जोर दिया। जुनैद ज़ेरे लब मुस्कुराया। कम अज़ कम वो बोली तो।
लेकिन शायद आपका दिल मगरिब में है। अरजान के इंकशाफ पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। गर्दन ऊपर नीचे हिलाते उसने इकरार किया, हाँ है मुझे पसंद, और मैं ये शादी करके तुम्हारे साथ, खुद के साथ और उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। चाय की प्याली मेज पर धरी। मेरे 2 दिन बाद न्यूयॉर्क वापसी की फ्लाइट है। इससे कबल मैं ये किस्सा तमाम करना चाहता हूँ। बेफिक्र रहो, तुम पर ना नाम आएगा, ना मैं तुम्हें बतौर ढाल इस्तेमाल करूंगा। बीबी जान की फितरत से मैं वाकिफ हूँ। अगर तुम इनकार करती तो हालात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन मेरे पीछे हटने से तुम्हारे लिए आसानी रहेंगी। अरजान तही दामन लिए उसे देख कर रह गई। बेयकीनी ऐसी थी वो शुक्रगुजार भी ना हो सकी। क्या बिलाखिर 3 साल बाद उसे अंगूठी की तोक से आज़ादी मिलनी थी? और अगर मारिया नानी, मेरा मतलब आपकी अम्मी ने मजबूर किया तो? एक तो खानदान में बदनामी, दूसरा 3 साल की लंबी रिश्तेदारी। मारिया उसके नाना की सगी छोटी बहन थी और जुनैद उसका बेटा। वो मेरा मसला है, तुम उसमें मत उलझो। जब से जुनैद को मालूम हुआ था कि उसकी माँ की नज़र भाई की जायदाद पर है और इसी लालच में वो ये शादी कर रही है, तब से उसका दिल ममता के वजूद से खट्टा हो गया था। वो कम उम्री से बाहर रहा था। यहाँ के रीत रिवाज के खिलाफ बगावत अब उसके वजूद का हिस्सा थी। सारी मुलाकात में अरजान पहली मर्तबा दिल खोलकर मुस्कुराई। दोनों हाथ गोद में रखे उससे खुशी काबू में न आई। कभी हैरत से नीली शर्ट में मौजूद जुनैद को देखती, तो फिर अपने पाँव की सिमत। अब कोई बिला वजह की अदाकारी नहीं, कोई खुद को मध्यम रखने की मशक नहीं। अरजानदार की दुश्वारियां आज तमाम हुई। मैं तुम्हारी नेकी मरने के बाद भी याद रखूंगी। सुलझी बहू बनने की अदाकारी गई भाड़ में। अरजान ने पेस्ट्री की प्लेट उठाते गोद में रखी, पाँव समेटते चौकरी मारी और फिर अपने लिए चाय का कप बनाते जुनैद को दुआ दी। वो उसके अंदाज पर हंसा। मेहमान खाना, जो ज़्यादातर मुलाजमीन के क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होता था। वहाँ से निकलते गोश्त खान की बेइरादा निगाह अरजान पर उठी। हंसते हुए वो खूबसूरत मगर माशरती मायार पर न उतरने वाली औरत जुनैद को कोई किस्सा सुनाने में मगन थी। किसी की महवियत से बेखबर अरजान की अपनी ज़िंदगी में आखिर आलामर सुकून था। ज़ोएब कैसा है? जुनैद के ज़ोएब का जिक्र छेड़ने पर उसकी क्रीम चाटती हुई उंगलियां ठहरी। चेहरे पर ऐसा गैज़ो गजब आया कि अल्लाह की पनाह। मर गया ज़ोएब। तो ये पेशरी उस पर फाते पड़ने के लिए खा रही हो? उसने खूंखार तेवर लिए जुनैद तनोली को देखा। उस फ्रॉड पर तो मैं फाते के नाम पर शुक्र की तस्बीह न पढ़ूं, हर अहम मौके पर टोपी कर जाता है। आज भी कहता है लाला ने अर्जेंट दवाई की सप्लाई भेजने का बोला है, मोर महल नहीं आ सकता। आवाज़ भारी करते उसने नकल उतारी। उसको लोगों से कुफत होती है। जब भी घर मेहमान आए ये बचपन से लाला का नाम लगाकर भाग जाता था। जुनैद उसकी बातों से महसूस हुआ वो पहली मर्तबा अरजान का हकीकी रूप देख रहा था। काफ़ी केमिस्ट्री है तुम दोनों में, बचपन से साथ जो रहे हो। घर में हम बच्चे ही कितने हैं? बस 3, और वो भी मुझे निकाल कर 2 लड़कों को जो मुझसे 12-13 साल बड़े हैं। अब ऐसे में हजल भाई मसरूफ रहते हैं और पीछे बचा हाथी की दुम, उसके साथ ही मगज खपाना पड़ता है। जुनैद खाली कप में झांकते हुए किसी सोच में था। अरजान अपने ही गुस्से में गुम ज़ोएब को टेक्स्ट करने लगी। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अरजान ने माथा पीटा। वो बंदर के सर वाला पहले खुद को तो पसंद कर ले। तेजी से टाइप करते कॉल मिला दी। मेरे कहने का मतलब था ही इज़ इन लव विद यू। जुनैद संभल कर बोला। अरजान आंखों ही आंखों में उस पर हंसी। कॉल का जवाब न मिलने पर उसने हाथ बिस्कुट की जानिब बढ़ाया। खाला में देखते उसने गहरी सांस भरी और बोलने से कबल वक्फा लिया। मैं 8वीं क्लास में कितने साल की होंगी? 12 मेरा ख्याल है। और ज़ोएब उस वक्त ए लेवल्स के इब्तदाई सालों में था। उसने पढ़ाई देर से शुरू की थी। वही स्कूल से मुझे लेने और छोड़ने आता जाता था, तो यूं उससे सब वाकिफ थे। वैसे भी उस आर्मी के स्कूल में तकरीबन सभी ऊंचे पोस्ट वाले खानदानों को जानते थे। बिस्किट कुतरते वो दिल जमे से किस्सा गो हुई। मेरी कुछ लड़के लड़कियों से लड़ाई चल रही थी। एक दिन उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा ज़ोएब के साथ कोई गलत रिश्ता है। मसला इतना बड़ा ना होता जो अगर उन्होंने गलीज अल्फाज समेत वो जुमले ना बोले होते। खुशकिस्मती से ज़ोएब उस वक्त मुझे लेने आया था और उसने वो तमाम बातें सुन ली। वो आसूदगी से हंसी। उसने बिना देखे उन 4-5 लड़कों को इतना मारा पीटा कि सारे स्कूल समेत प्रिंसिपल भी जमा हो गए। उस दिन ज़ोएब के कहे हुए जुमले के बाद मेरे दिल में कभी कोशिश से भी ऐसा ख्याल ना आया। क्या कहा था उसने? जुनैद को तजस्सुस हुआ। सिया गिलाफी आंखें उठाते अरजान फखरिया मुस्कुराई। अगर किसी ने मेरी बहन के किरदार पर बकवास की
तो आइंदा वो अपनी टांगों पर चलकर घर वापस नहीं जा सकेगा। पसीने का वो ज़ेब का बिखरा हुआ चेहरा, उसका अरजान का हाथ थामकर अपने पीछे छुपाना और फिर तमाम तर सिक्योरिटी की मौजूदगी में तुलबा को मुंतबा करना आज भी पहले दिन की तरह देख सकती थी। उसके बाद वो स्टूडेंट मुझे कभी स्कूल में नजर न आए। जुनैद ने तौसीफी अंदाज में भवें उचकाई थी। जितना वो ज़ेब नैन से मिला था, वो तो एक बेजर बेवकूफ़ सा मर्द महसूस हुआ था। अपने लिए चाय का दूसरा कप बनाते अरजानदार अब हर फिक्र से आज़ाद थी। मेरी कुछ मुश्किलात पर तो जवाल आया। अब उसे अपने वजन को लेकर कोई दुश्वारी न आएगी। हाँ, अलबत्ता ममता की तड़प अब भी रोज़े अव्वल की मानी ही रही थी। पिछले सहन से दूर हो और दालान में ठहरे झूले को पार करते बावर्ची खाने से निकलो और खुले आंगन को पार करते हॉल कमरे में चले आओ। मालकिन से ज़्यादा तो मुलाजमीन वहाँ दस्ते गिरदा थे। आदतन हाथ में तस्बीह लिए खरसंदा मुस्कुराते हुए अपनी बातुनी नंदों के मुकालमे सुनती रही। मेजर खावर तनोल की 6 छोटी बहनें थीं और वो इकलौता बड़ा भाई। उन 6 में से 3 यहाँ मौजूद थीं, जबकि 2 मुल्क से बाहर और एक सूबे से दूर ब्याही थी। जो जितनी फितना वो उतनी दूर। भाभी, मुझे सिर्फ यही सोचकर इतनी खुशी हो रही है कि इस साल हमारे खानदान में आखिरकार कोई खुशी का मौका आएगा। खुदा गवाह है, भाईजान के घर की ये उदासी देखकर दिल बैठता था। ये पुरजोश अंदाज खरसंदा के साथ सोफे पर बैठी सबसे छोटी नंद नगमाना का था। वो नैना से कुछ ही साल बड़ी थी और इन 6 बहनों में सबसे ज्यादा बातूनी। मैं तो इंतजार में हूँ कि एक बार दारा और जुनैद की शादी फिक्स हो जाए और हम सारी बहनें मौर महल में इकट्ठा हों। जब से ब्याही हैं तब से सारी एक साथ यहाँ जमा नहीं हुई। वो कुछ और आजरदा हुई। पूरा बचपन यहाँ गुजारा है, कोने कोने में यादें वाबस्ता हैं। मुलाजमा से चाय लेती हसरत भरी नजरों से खुले आंगन में झांका। अब बराह करम टसवे मत बहाने लग जाना नगमाना। ये उकताया हुआ अंदाज नगमाना से बड़ी बहन का था। उन तीनों में सबसे ज्यादा खुश लिबास, खुश शक्ल और खुशकिस्मत होने के बावजूद भी वो बाकियों के मुकाबले में चिड़चिड़ी और कड़वी मिजाज की थी। तुम तो अजल से ही सड़ी हुई हो। वो मेरे बेटे की खुशी में खुश हो रही है तो होने दो। नगमना मेरी बहन, जी खोल कर जश्न मना, बल्कि शादी दिसंबर में है। तू कहती है तो अप्रैल से ही ढोल के रख ले। उनसे बड़ी बहन मारिया ने फराग दिली से कहा। खरसंदा औरतों के मंसूबेबंदी पर महज मुस्कुराती रही। शोहर के खानदान में उसकी कतई दिलचस्पी न थी, मगर शोहर से वफादारी निभाने की खातिर वो आज तक की रिश्तेदारियां निभा रही थी। जुनैद अरजान को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाएगा भाभी, आपको इससे कोई मसला तो नहीं? सब खरसंदा से जवाब के मुंतजर थे। जुनैद की बीवी होगी, जुनैद जहाँ मर्जी रखे। भोली नानिया इस बात से नावाकिफ थी कि नई नस्ल बाहर बैठे कौन सा खरापात बुन रही हैं। नजदीक रखे प्याले में से मुट्ठी भर अखरोट उठाकर मुंह में उछालते हुए खरसंदा का इत्मीनान काबिले दीद था। यार, अब मुझसे जवाल को दूर ही रखना। तस्बीह के दाने गिराते ज़ईफ औरत अब पछतावे से आज़ाद मौत के गले लगा सकती थी। अलबत्ता अभी यह ढलती हुई उम्र की आजमाइश बाकी थी। हॉल कमरे से निकलते पहली मंजिल की राहदारी में भागते हुए एक कमरे के बाहर आ ठहरो। वही जिसके बाबत आए दिन फसाद होते थे। बिस्तर पर बेशकीमत मलबूसात सजाए हाजरा उनसे पुष्ट किए हुए आईने में देख रही थी। सुरमई जुल्फों को बनाना क्लिप से बांधा था, जबकि सतरंगी काफ्तान के बाजू से झलकता हुआ बर्स नुमाया था। अब उन जाहिलों की नई कहानी सुनो, चले हैं उस झूठी बेटी की जड़ें मजबूत करने। सिंगार आईने के नजदीक रखे हुए एक डिबिया उठाते वह हकारत से मुस्कुराई। हाजरा यूं गोया हुई जैसे कमरे में कोई दूसरी हस्ती सामने हो। इस खानदान में तुम्हारी जगह है। अगर जुनैद की बीवी बनने का किसी को हक है तो वो तुम हो, वो फरेब नहीं। हाजरा की डिबिया से सफ़ेद क्रीम निकालते अपने सफ़ेद बाजुओं पर बनते भूरे धब्बे पर मली। ये दवा उसका बर्स खत्म कर देगी। आखिरी दवाई उसने खुद ही तो तामीर की थी। मैं कयामत के रोज उन सब से हिसाब लूंगी। उन सब का गिरबान पकड़कर पूछूंगी कि एक माँ की चाहत का मजाक बनाते हुए उन्हें एक मर्तबा भी तासुफ ना हुआ। पीछे मौजूद जोड़ों के साथ उनके हमरंग जूते, चूड़ियाँ, जेवरात मौजूद थे। कोई उसकी बेटी अरजान दिलदार के वलीमे का जोड़ा, कोई बारात का, और फिर यूं ही बेतुकी रस्मात के लिए अशिया का ढेर। तुम आओगी तो मैं खुद तुम्हारी जुनैद से शादी करवाऊंगी। तुम्हें तुम्हारा हक मैं दिलवाऊंगी। मुस्कुराते हुए उसने अच्छे से क्रीम को दोनों बाजुओं और फिर गर्दन पर मला। बर्स के बाद उसे धब्बों पर नाकाबिले बर्दाश्त खारिश होती थी। सूजी हुई उन जगहों का दर्द अलग
और फिर लोगों की करिहा निगाहों की चोट अलग। मेरी कुछ परेशानियों पर यूं ही जवाल आएगा। उसका बर्स अब मजीद बात से शर्मिंदगी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता उसकी बेटी की गुमशुदगी का रोग लाइलाज रहेगा। दिलदार मलिक की बीवी को छोड़ते हुए आंगन में खुलती हुई सीढ़ियां टापो और फिर दूसरी मंजिल में गोल चक्कर काट कर एक आध वा कमरे के चौखट पर आ ठहरो। अंदर झांकने पर तुम्हें जदीद तर्ज व तराइस के बिस्तर पर एक अटैची केस खुला दिखेगा। वैनिटी में खड़ी नैना खावर का अंदाज जोशीला था। बिना देखे अलमारी के खाने खाली करते वो अपना सामान भर रही थी। तुम्हें तुम्हारा हक नहीं चाहिए, मगर मुझे चाहिए डियर सन। चेहरे पर हरा फेस मास्क लगाए और छोटे कटे बालों को रोलर में बांधे वो रेशमी गाउन में मलबूस थी। सही कहती थी उसकी दोस्तें, नैना ने उम्र रायका की। दुरुस्त था उसका बेटा, उसे नई औलाद पैदा कर लेनी चाहिए। मैं एक नाकाम औरत हूँ, इसलिए तुम सब मुझे कमतर समझते हो। घर नहीं बसा सकी, बेटा नहीं संभाल सकी, तालीम नहीं मुकम्मल की, करियर नहीं बना सकी। यही मेरी कमजोरियां हैं जिन्हें तुम सब अपनी ताकत बनाते हो। बिस्तर पर अपने जूतों का रेक खाली करते वो दोबारा अलमारी की जानिब आई। कुर्सी रखकर खड़े होते हुए उसने ऊपरी खाने खोले। दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं जो नैना खावर से नफरत करे। तुम सबको मेरी कदर न होगी तो मैं अब उस इंसान के पास जाऊंगी जिसे मेरी कदर है। उसकी परसों शाम की मालदीव की फ्लाइट थी। लंबे अरसे से एक इंसान उसमें दिलचस्पी ले रहा था। नैना का रुझान उस जानिब ना था, चुनांचे इनकार कर देती, मगर अब मजीद नहीं। वो कल शाम उसी शख्स के साथ मुल्क से बाहर सैर के लिए जा रही थी। ज़ोएब को बड़ा भाई बनाने का वक्त आ चुका है। ऊपरी खाने में हाथ मारकर सामान निकालते हुए उसके लंबे नाखून एक डब्बे से टकराए। नैना के वजूद में बिजली दौड़ी। वो सिर्फ लम्ब से ही उस शय को पहचान सकती थी। मैकेनिक की अंदाज में डब्बा निकालते वो स्टूल पर बैठी। लकड़ी का बक्सा उसने खुद चुना था। वो उस शय को लंबे अरसे के लिए हयात रखना चाहती थी। किसी आदत की तरह डब्बे का ढक्कन हटाते उसने अंदर मौजूद लिबास को देखा। सब्ज भूरे रंग की वर्दी पर सिलाई शुदा नाम आज भी जिंदा था। नैना ने अकीदत से उस नाम पर हाथ फेरा। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन। उसने तख्ती पर लिखा नाम दोहराया। उसका शौहर शहीद नहीं था जो उसके दर्जात बुलंद होते। सरकारी कागजात में उसका शौहर मुल्क गद्दार एक गाजिब था जिसे कानूनी तौर पर मौत के घाट उतारा गया। जहन पर एक भटकी हुए मंजर ने दस्तक दी जिसकी तासीर बाकायदा कल्ब तक गई। वो ऊंची कामत का कोई फौजी था। 16 साल नैना उसे मुसलसल एक माह से पिछले खेत में बाप के साथ देख रही थी। कभी वो दोनों गोली चलाने की मशक करते तो कभी कहवों से लुत्फ लेते, बैडमिंटन के गेंद उछालते और कभी तो दोनों कैरम का खेल भी सजा लेते। वो रोज असर के करीब आता था। नैना के कमरे की खिड़की की पिछली सहन में खुलती थी। जाने अनजाने में नैना उसकी आमद की मुंतजिर रहती, मगर वो ऐसा बेनियाज था। जितने घंटे नैना खड़ी रहती वो एक मर्तबा भी पलट कर न देखता। वो उससे बात करना चाहती थी। किस्सा मुख्तसर, नैना को बाप के बाद पहली मर्तबा किसी मर्द में दिलचस्पी हो रही थी। आज 29 साल बाद वो दुनिया को कहती थी कि उसने तन्हाई में जिंदगी अपने बेटे का नाम की है। उसका दिल जानता था उसने दोबारा शादी क्यों नहीं की। कोई और उसके लिए जुल्करनैन नहीं होता, कोई और वो पहला शख्स न होता जिसने नैना खावर से गैर मशरूत होकर बाज़ाब्ता मोहब्बत की थी। वो 4 साल की शादीशुदा जिंदगी अगले 40 साल पर भारी थी। नैना ने वो वर्दी उठाते खुद के करीब की। उसे छूना यूं था जैसे नैन को छूना। उसे गले लगाना यूं था जैसे नैन के सीने से लगना। नैना के तो नाम में ही उसका नाम था, फिर वो कैसे उसके ख्याल से गाफिल हो जाती। एक कब्र घास के खित्ते पर थी और एक कब्र नैना खावर के दिल में महफूज थी। मैं रोज़े हशर तुम्हें अपनी अदालत में खड़ा करूंगी। तुम बेवफा थे, वादा करके छोड़ गए। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे बेटे दोनों से नफरत है। तुम दोनों ने मुझे मायूस किया है। वर्दी पटकने के से अंदाज में फेंकते उसने डब्बा अलमारी के अंदर उछाल दिया। उठकर अपने बिखरे हुए सामान की जानिब आते उसका फेस मास्क आंसुओं से नम था। कितने सालों बाद उसने वो याद निकाली थी जो उसके हौसला यूं पुष्ट कर गई। मगरमच्छ की खाल से बना वो महंगा बक्सा बंद करते नैना ने आंसू समेत चेहरे पर लगा मास्क भी नोच डाला। मेरे मसाइल पर यूं जवाल नहीं आएगा। उसे अब शादी करके एक हकीकी वारिस लाना था। अपनी ढलती जवानी का गम वो फिर कभी मनाएगी।
जिंदगी खेल तमाशा था। जो ख्वाब महल जुजाज ने जागती आंखों से देखे थे, वो तो उस तमाशे की रेल पेल में नामुमकिन रह गए। मगर जिन ख्यालात का तसव्वुर कभी भटकते हुए ख्वाब में भी ना हुआ था, वो अब हकीकत बनने के दर पे थे। अकीदे निकाह की घड़ी थी। पेशावर शहर में आज मौसम कदरे अब्र आलूद था। घरों के अहाते पर मौजूद एक खाली प्लॉट पर शामियाने लगाए और सुर्ख कालीन बिछाए एक जानिब दुल्हा दुल्हन की निशिस्ती थी। शामियाने में चारों सू खामोशी थी, जिसमें वक्तन फवक्तन बच्चों की हिल्लड़बाजी या भागने का शोर खलल डालता। भूरे शलवार कमीज पर भूरा कोट पहने महिल जुजाज आज मामूल से हट कर निखरा हुआ था और वक्त लगाकर तैयार हुआ था। उसके करीब गंदमी शलवार कमीज पर स्याह वेस्ट कोट पहने रुबैद जुजाज बे आराम से बैठा था, जबकि इर्द गिर्द मुख्तलिफ मर्दों के चेहरे थे। रिवायती अंदाज में दुल्हन का निकाह बाद में और अलग कमरे में होना था। मुसलसल पाँव चलाते महिल अपनी घबराहट पर काबू रखने में नाकाम था। फासले पर बैठा काजी खुतबा निकाह पढ़ाने में मसरूफ था। भाई, डर लग रहा है, रोक कर रखो, शादी के बाद काम आएगा। महिल लब सिकेड़ कर रह गया। रुबैद ने उसका कंधा थपथपाते हुए झूठी सी तसल्ली दी। सूरतों और आयात का सिलसिला तमाम हुआ तो निकाह ख्वाह रुबैद से हम कलाम हुआ। परस्तों में कही गई बात का लबो लबाब दूल्हे के सर पर से गुजर गया। एजाब कबूल का आगाज हुआ और वहीं रुबैद का बस्ता फ़ोन सूरत हाल में मुखल हुआ। माजरत करते वो शामियाने से निकल गया। निकाह ख्वाह ने एजाब के कबूल पढ़े। महिल जुजाज वल जुजाज जादौन, आपका निकाह आगा मीना बिनते अब्दुल्ला के साथ बआवज़ हक महर 2 तोला सोना तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? महिल जुजाज जादौन काजी के ज़ईफ चेहरे को देख कर रह गया। ये निकाह के बोल ऐसे क्यों थे? उसके साथ बैठे समद और माहिद ने उसके ये कैफियत महसूस की तो बेइख्तियारी पसली में मारते टोका। कनात में मौजूद गिनती के मेहमानों ने सरगोशियां बुलंद हुई। उनके हित तक उड़ाते हुए चेहरों पर नजर गई तो महिल को एकदम ही अपना आप बेबस महसूस हुआ। महिल जुजाज वल जुजाज जादौन, आपका निकाह आगा मीना बिनते अब्दुल्ला के साथ बआवज़ हक महर 2 तोला सोना तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? पेशकश दोहराई गई। महिल दोस्त के कान में झुका। अबे, ये ड्रामे क्यों कर रहे हो? हफ्ते से तुम उछलते जा रहे थे और अब मुंह ऐसा बनाया है जैसे तुम्हें गन पॉइंट पर लाए हैं। महिल ने सबसे दोस्त को देखा। जहन में उमड़ते हुए सवालात पर उसकी परेशानी मजीद तेज हुई। महिल जुजाज वल जुजाज जादौन, आपका निकाह आगा मीना बिनते अब्दुल्ला के साथ बआवज़ हक महर 2 तोला सोना तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? ये आखिरी पेशकश थी। मेहमान बाकायदे जगह पर खड़े हुए। लड़की वालों की जानिब से आए हुए कुछ मर्दों ने महिल पर झपटने की तैयारी की। कबूल है? काजी ने ऐनक के पास से उसका जवाब सुना। महिल जुजाज वल जुजाज जादौन, आपका निकाह आगा मीना बिनते अब्दुल्ला के साथ बआवज़ हक महर 2 तोला सोना तय किया जाता है। कबूल है? गहरी सांस भरते आसाब काबू किए। महिल जुजाज वल जुजाज जादौन, आपका निकाह आगा मीना बिनते अब्दुल्ला के साथ। कबूल है? एजाब कबूल हुए। मुआहदे के इन बसात तय पाई। दिल की औरत अब ताउम्र के लिए उसकी औरत बन गई। हाजरीन महफिल में बैठे दुल्हन के गवाह अब निकाहनामा उठाए लड़की के निकाह के लिए निकल पड़े। माओ सहन के आलम में ताज़ा ताज़ा दूल्हा अब भी एक ही बात सोच रहा था। ये निकाह के बोल यूं क्यों थे? आपका शक दुरुस्त था बीबी सरदार। जब आप और हसल बाबू मिलते हैं तो कोई फासले से आपकी तस्वीर बनाता है। मैंने उस इंसान का पता लगवा लिया है। बात उगलवानी है या निगलवानी? हेल्थ केयर की तीसरी मंजिल में बने अपने क्लिनिक में खड़ी मरजान का चेहरा सपाट था। दूसरी जानिब से हमान बलोची में मुखातिब था। दबीज पर्दे गिराए वो कमरे में अंधेरा किए थी। दोनों नहीं। हट्टा कट्टा बगैर बालों वाला हमान उलझा। ये बात भूल जाओ जैसे कभी हुई ही नहीं। पर्दे की ओट से वो शिमला की पहाड़ियों पर फैला हुआ सूरज देख सकती थी। रोशनी की एक किरण पर्दे से होते हुए उसके आधे चेहरे पर ठहरी थी। हमान, वो जो हुक्म मानते कॉल मुंतका करने वाला था, ठहरा। तुम वापस तरतब चले जाओ। सिया टर्टल नेक पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए मरजान तहम्मुल से बोली। कितने दिन के लिए? वो मुलाजिम था, इताअत जरूरी थी। हमेशा के लिए। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में बैठा हमान उलझा। कता ताल्लुकी की इस तवील अरसे में वो मरजान के साथ एबटाबाद में ही था। अगर वो वापस तरबत नहीं गई थी तो हमान भी नहीं गया था। मुझे अब किसी मुहाफिज की ज़रूरत नहीं। तुम आज़ाद हो।
चाहो तो मुफ्त में हर माह मुझसे तनख्वाह लेते रहना। सीने पर बाजू बांधे और फोन कान से लगाए लहजे में कुछ नरमी आई। मैं नाजायज नहीं खाता बीबी सरदार। मरजान शहीर कदरे मुस्कुराई। वो जानती थी हमान इस फैसले पर हैरान हुआ होगा। भला जब उसे तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो तभी उसे वापस भेज रही। अब मरजान उसे क्या समझाती? जब तुम्हारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो फिर तुम पर पैसे लगाने का फ़ायदा? यकीनन वो उससे आजिज़ था या उस जुदाई के रोग में मजबूर था। ज़रक सही था, वो अपनी ज़िद की आड़ में दूसरे को भी पीस रही थी। जिंदगी ढल जाएगी मगर मसाइब नहीं। पर्दों का वो एक कोना भी सरकाती हुई क्लिनिक में अब सुरमई अंधेरा कर गई थी। रिवाज के मुताबिक बाराती औरतों को चाय पाने के लिए घर में बुलाया गया। निकाह की तकरीब जन्नत बी के पड़ोस में थी। प्लॉट के साथ मौजूद घर की बैठक में जहाँ मर्द थे वहीं अंदर घर में औरतें भी मौजूद थीं। रुबैद अब तक लापता था और सारा मिलकर ही नहीं दे रही थी। शामियाने में उसके दोस्त अब नाच गाने की इब्तिदा कर चुके थे। ऊंची आवाज़ में बजते पख्तून गानों पर अतन रिवायती रक्स करते वो इर्द गिर्द से बेपरवाह थे। भाभी की तलाश में नजर दौड़ाता जब वह नाकाम हुआ तो मदमस्त से बच्चों के टोले को धर लिया। ये उसके खाला के नवासे थे शायद। सारा आंटी को बोलो महिल मामू बुला रहे हैं। बच्चों ने नासमझी से एक दूसरे को देखा। महिल कदरे खजल हुआ। क्या गलत रिश्ता जोड़ दिया था? आप दुल्हा हो? होठों से बाहर निकलती हुई लाली लगाए बच्ची ने पूछा। मेरे ही निकाह के समोसे ठूस रहे हो और ये भी नहीं मालूम शादी किसकी है? महिल ने बच्चा पार्टी के हाथों में मौजूद सामान पर चोट की। जाओ जाकर बुला कर लाओ। सख्ती से झाड़ा बच्चों से। उसे वैसे ही कुफत थी और फिर अय्यार बच्चे तो उसका बदतरीन ख्वाब थे। किसे बुलाना है? शगफ्ता सी आवाज पर महिल ने रुख फेरा। व्हील चेयर पर बैठे नहीब से जन्नत बी के हाथ पर ड्रिप जबकि जमीन के करीब पखाने का बैग मौजूद था। वो उनकी नागफ्ता बेहालत से वाकिफ था। बच्चे भाग दौड़कर ओझल हुए लेकिन उसके पास कोई राह फरार न बची थी। जो सवाल उसके बाद से अंदेशा था वो जन्नत बी से पूछना जेब नहीं देता था। मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है लड़के। उसे शौक सा लगा। अब वो इस कदर अहम हो गया था कि कोई उससे बात करना चाहता था। उसे देखकर तो बच्चे भी मुंह फेर लेते थे। फिर कहाँ ये बुजुर्ग गवार। बाहर चलते हैं, यहाँ शोर है। गानों की आवाज़, जोशीली चीखों पुकार, फिर बच्चों के रोने धोने की बीचों औरतों के कहके। नेज इस शादी वाले माहौल से अगर वो निकलना चाहती थी तो बात संजीदा थी। महिल ने आगे बढ़ते जन्नत बी की व्हीलचेयर थामी और घर के खुले हुए दरवाजे को पार किया। खुशकिस्मती से उस इलाके में मौजूद गलियां कुशादा और साफ थीं। बुलंद दरवाजे वाले घर खामोश थे और पूरा मोहल्ला बारातियों ने सर पर उठाया था। फीके सुरमई से रंग में भारी सी शॉल ओढ़े उस औरत के चेहरे पर आसूदगी थी। ऐसा बला का इत्मीनान जिसकी झलक भी महिल ने साबका दौरों में न देखी थी। तुमको याद है तुम उस गली में खेला करता था, तुम, रुबैद और गली के कुछ और लड़का लोग। ऐसा शोर होता था कि तुम्हारा अम्मा जब काम से आता रोज कोई ना कोई मोहल्लादार शिकायत लगाने को आता। वो हल्का सा हंसी। माजी की औराक उसने अपनी आंखों से देखे थे। महिल बस मुस्कुरा दिया, कहा कुछ ना। बैठो। मोहल्ले से बाहर की जानिब जाती सड़क के किनारे खुला सा बागीचा था। संगी बेंच और एक पानी के कूलर के सिवा वहां कुछ ना था। उसी पर बैठते महिल ने दोनों हाथ गोद में धरे। सर उठाए बिना भी वो औरत की निगाहें खुद पर महसूस कर चुका था। कितना पढ़ा हो? महिल को हैरत का झटका लगा। भला बेटी सौंपने के बाद ऐसा सवाल कौन करता है? बैचलर्स किया है, 16 जमातें। मुकाबिल की नस्ल के हिसाब से इजाफा किया। दीनी तालीम का पूछ रही हूँ, कितना पढ़ा हो? महिल की निगाहें नदामत से झुक गई। वो जुमा के जुमा नमाज पढ़ता था और कुरान बस बराए नाम ही रमज़ान के आखिरी अशरे में खोला करता। ऐसे में दीन की तालीम बस वाजिबी थी, वो भी जो बचपन में कहीं से मौसर हुई थी। मीना मेरा सगा नवासी नहीं और न ही वो कुदसिया और अब्दुल्ला का खून है। महिल की आंखें शिद्दत हैरत से वाह हुई। सड़क पर से गुजरती हुई गाड़ियां अपने रास्तों में गुम थी जबकि वहां बैठे महिल के 4 सू धुंध ही धुंध थी। वो लेपालक है। जब कुदसिया एडी सेंटर में काम करता था वहां से उस बच्ची को लाया था, मगर अकेले नहीं, 2 बच्चियां थी। दाई का कहना था कि मीना छोटा है और वो दूसरा बच्चा कुछ मिनट बड़ा।
महिल अब तक वर्ता हैरत में गिरफ्तार गुम था। इतनी बड़ी बात और वो लाइल्म था। उसको पहली मर्तबा अपनी लाउबाली और खुद के खोल में रहने वाली फितरत पर अफसोस हुआ। कुछ माह बाद एक बच्ची फौत हो गया। दोनों की वल्दियत का हमको इल्म नहीं, मगर वो खून जिसका भी हो, बेटी हमारा है। ये बात तुम्हारा भाभी और भाई जानता है। तुमको शायद इल्म ना हो, और भी बहुत लोगों को हमने कभी नहीं बताया। बिला वजह आका से सवाल करेगा। गहरी सांस भरते जन्नत बी ने मोटा चश्मा उतारा। वल्दियत मालूम नहीं थी, शरीयत बदलने का हक नहीं देती, तभी निकाह के बोल ऐसे थे। महिल ने गायब दिमागी से गर्दन हिलाई, आदतन अंगूठे की जिल्द दांतों में ली। मैं उसको अब्बास के साथ ही ब्याह देता, मगर वो बेएतबार मर्द है। एक बार छोड़ सकती है तो बार बार छोड़ देगी। महिल खामोशी से जिल्द कुतरता रहा। अब्बास खैबर और उसकी माँ ने निकाह की बात पर वावेला मचाया था, लेकिन कब तक शोर करते। आखिर को जिस घर में वो रह रहे थे, उसकी मालकिन में इतना दमखम था कि उन्हें घर खाली करने की धमकी दे जाए। फिलहाल वो लोग अपनी मंजिल पर ताला डाले गांव मुंतकिल हुए थे। खतरा अभी टला नहीं था, मगर खतरा अब वैसा अस्तरब कुन भी ना रहा था। हमने आगा मीना को इज्जत से पाला है। तुम्हारा तरबियत ताज मीना ने किया है। मुझे यकीन है कि तुम भी आगे मेरी बेटी को इज्जत से ही रखेगा। ये इल्तिजा नहीं, इंतबा थी। बिस्तरे मर्ग पर लेटी वो औरत, जिसकी जिंदगी में गिनती के दिन बाकी थे, वो अपने दामाद को तंबी कर चुकी थी। महिल ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी। और अगर कहीं तुमने उसके हक में कोताही किया तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मैं उस पर बोझ हूँ, मगर वो ना कल मुझ पर बोझ था और ना कभी होगा। लब मिलाते महिल ने हामी भरी। वो उसके पश्तो लबो लहजे में बोली गई उर्दू पर हंसता नहीं तो क्या करता। गलत वक्त पर हंसने की सही आदत थी उसे। तुम मेरी बातों पर हंसता है? जूती की तलाश में झुकने की कोशिश की। महिल ने हड़बड़ाकर उसे रोका। तुम तो अभी से इतना गैर जिम्मेदार है, आगे कैसे ख्याल रखेगा? रखूंगा रखूंगा। जन्नत बी के झुर्रीदार हाथ अपने खुरदरे हाथों में लिए। खुद से आगे उसको रखूंगा, खुद से पहले उसका सोचूंगा। आप उस पर यकीन बरकरार रखें। ताजमीना के हाथों में पला लड़का औरत की इज्जत करना जानता है। उसका हाथ थपकते महिल ने माथे से लगाया। जन्नत बी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहेंगी, आसूदगी और सकून लौट आया था। व्हील चेयर थाम कर खड़े होते हुए वो दोनों अब शोर गुल की जाने बढ़ रहे थे। हंसते झगड़ते उसकी बीवी की नानी मुसलसल उसे लताड़ रही थी। अपने हक में दिफा करता वो मुसलसल हार रहा था। शायद मैं सवाल में रहकर नहीं मरूंगा। जिंदगी में नाकामियों का पलड़ा कुछ हल्का हुआ। दुल्हन का घूंघट ओढ़कर बैठी आगमीना अब मुबारकबाद वसूल कर रही थी। अपने घर के उस छोटे कमरे में, जिसकी दीवारें दीमकज़दा जबकि फर्श उखड़ा था। आसपास महज किताबों के पलंदे थे। सब छोड़ते सारा निकाह की बिद लेने की नीयत से घर से निकली। टखनों तक आते सिया नीले कामदार जोड़े तले चूड़ीदार पजामा पहने वो दुपट्टा कंधे पर फैलाए हुए थी, जबकि सीधे बाल हमेशा की मानिंद आगे से पट्टी में बंधे हुए थे। फर्क ये था, वो पट्टी लिबास में मेल खाती थी। गली में खड़ी अपनी गाड़ी के डिक्की से बिदकर शॉपर निकालते वो ठिठकी। रुपए जुजाज फासले पर खड़ा कान से फोन लगाए हुए था। जेब में हाथ डाले और कंधा दीवार से जोड़े वो मुतवातर मुस्कुरा रहा था। सारा को ताज्जुब हुआ। कुछ दिन से वो उलझा उलझा सा था। एक तो शाजो नादिर ही घर होता था, और उसमें भी उसकी मसरूफियत ना खत्म होती। सारा और उसके दरमियान रिश्ता खत्म हो रहा था। अब ऐसा कौन था जिसके साथ वह किसी फिक्र नफाके के बगैर गप्पे हाँकने में मसरूफ था। बेकरारी के आलम में उसने पांव आगे बढ़ाए। वो उसकी मौजूदगी से यकसर अनजान खफीफ सा हंसा। ऐसे रिश्ते मुंहज़बानी नहीं टूटते, और तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। सारा के वजूद से जान आहिस्ते से फना हुई। गली में होते शोर के पास उसे मजीद आगे आना पड़ा। तुम्हारा तो रोज का है, पहले लड़ती झगड़ती हो, फिर जब मैं वापस आता हूँ तो खुशी से उछलने लगती हो। वो मसनूई गुस्से से बोला। उसकी पुष्ट पर खड़ी औरत का भरम कमजोर हुआ। वो लाख तावीले दे, मगर बीवी की फितरी शक को बाज न रख सकी। सारा आंटी, आपको महिल मामू बुला रहे हैं। करीब से गुजरती महिल के मामू की पोती बोली। रुबैद के सर पर आसमान टूटा। एकदम चेहरा घुमाकर देखा तो उसकी बीवी कुछ ही फासले पर दंग सी खड़ी थी। हाथ में बिद का सामान लिए वो दूर जाती बच्ची से बेनियाज थी। मर्द की गर्दन में गिरती उभर कर मालूम हुई। दूसरी तरफ से कोई जनाना आवाज मुसलसल हेलो पुकारती रही।
लेकिन सारा की वीरान आंखें ओझल हुई बच्ची पर जामिद रही। सार, उसके लफ्ज भी जुबान में रह गए। सारा बिनते सलमान गायब दिमागी के आलम में पलट गई। रुबैद की पुकार, रुबैद का तफक्कुर और रुबैद की उलझन उसने किसी पर भी नजरसानी न की। ऐसे कान लगाकर बातें सुनना तो उसकी आदत ना थी। फिर ये गलती हुई कैसे? मन भर के कदम उठाते अस खुद गर्दन में झूलती हुई नाजुक माला को छुआ। वो एक हफ्ते से अकेले बाजारों में ख्वार हो रही थी। शादी के लिए क्या खरीदारी करते, इस सिलसिले में महिल समेत समद की चाची उसके साथ थी। बरीरा गम का चिल्ला काटकर खुद की कता तालुकी का ऐलान कर चुकी थी और रुबैद प्लांट में इतना मसरूफ रहता था कि सिर्फ एक ही मर्तबा घर आया, वह भी रात के ना जाने किस पहर, जिससे सारा भी अनजान रही। जब उसकी आंख खुली तो अपने बिस्तर के किनारे एक डिबिया रखी मिली। मुंदी मुंदी आंखें और बिखरे बाल संभालते हुए सारा ने जामनी डिबिया उठाया, नीचे चस्पा पर्ची उठाई और तशवीश में मजीद इजाफा हुआ। मैं जानता हूँ इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ होना चाहिए और इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। डिब्बे के अंदर मेरी माफ़ी है। तुमने इसे पहन लिया तो समझ जाऊंगा, मेरी पकड़ इतनी सख्त नहीं। एक हाथ में उस नाजुक माला को उठाए जबकि दूसरे में वो पर्ची दबोचे सारा ने चैन निकाली। चांदनी की माला पर वस्त में फिरोजा का नन्हा सा पत्थर मौजूद था। किसी और के लिए वो तोहफा बेजरर होता, मगर फिरोजा के पत्थर की सारा की जिंदगी में ऐसी अहमियत थी जो कोई हीरा मोती भी भर नहीं सकता था। हाल में वो जन्नत बी के घर की दहलीज में खड़ी थी। क्या मेरी दुश्वारियों में इजाफा होने वाला है? तेजी से अंदर जाते उसने कुन आंखों से रुबैद का दम बखुद वजूद देखा। उसके शोहर के चेहरे पर नदामत से ज्यादा पकड़े जाने का पछतावा था। हजल सामिया ने 2 दिन का वक्त मांगा था और वो अपने कॉल का पक्का निकला। सर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त एचएस के फार्मर ट्रेंड पर हैं। हर कोई आपकी दाद और तारीफ कर रहा है। सब भाई यकीन है कि कोई इस मुल्क में भी ऐसा है जो सरेआम अपनी कमियों और गलतियों को कबूल करता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे वो फतेह की सरूर में था। इर्द गिर्द फैले बोर्ड के मेंबरान स्क्रीन पर चलते हिंसों और अदादाद शुमार को देख रहे थे। पब्लिक मैनेजमेंट के मुलाजमीन उन्हें हर बात की तफसील देते रहे। सियासतदान, अदाकार, सहाफ़ी, इन्फ्लुएंसर, फिलैंथ्रोपिस्ट्स, ऐसा कौन नहीं है जिसने आपका इंटरव्यू ट्वीट ना किया हो। हर अखबार में आपकी तस्वीर है और हर न्यूज़ चैनल पर पॉडकास्ट की क्लिप हेडलाइंस बनाए हुए हैं। इतनी तो हमारी कोई मीडिया मुहिम भी कामयाब नहीं गई जितनी रातों रात हजल सर की बातों ने तहलका मचाया है। कुर्सी पर झूलते हुए नील को रंग की शलवार कमीज में मलबूस मर्द ने सबके पुरजोश चेहरे देखे। हकूक को तरसी कौम का इस्तेहाल ही सियासत थी और सबसे ज़्यादा तो यूथ हमारा साथ दे रहे हैं। जो हमारे खिलाफ थे वो भी हमारे साथ हो गए हैं और अब उनके मुताबिक वो रिजेनिक्स के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुर्सी घुमाते हजल ने गहरा सांस लिया। कंधों पर धरा नादीदा बोझ आज़ाद हुआ और टंगी स्क्रीन पर झलकते हुए सरमायादारों के चेहरे मुतमईन थे सिवाय एक के। अलमास साहब। मिर्ज़ा अलमास के सांप सूंघा। सबकी नजरें बरतानवी पाकिस्तानी पर मुंजमद थी। वो जो मुखालिफ फार्मा कंपनी ने आपको ऑफर की है उसे कबूल कर लें। दवा में लगाया हुआ पैसा आपको सूद समेत वापस मिल जाएगा। यूँ हिसाब भी खत्म हो जाएगा और आपका पाकिस्तानी जेल का चक्कर भी लग जाएगा। हजल के इशारे से मिसबा ने मिर्जा को कॉल से बेदखल कर दिया। बगैर कोई वजाहत सुने और बिना किसी लेन देन के हजल ने ताल्लुक खत्म कर दिया। मिर्जा अलमास गद्दार था। वो साबका 6 माह से हमारे हरफा को रिजेनिक्स के मुतालिक तफसील फराहम कर रहा था। उसने मुआहदे का कानून तोड़ा है जिसके पास मुझे उन्हें बरतरफ करना पड़ा। रोशन कॉन्फ्रेंस हॉल में उसकी आवाज़ बुलंद थी। एचएस के फार्मा अपने मोहसिनों को अजीज रखता है तो अपने रकीबों को करीब। मिर्जा अलमास को करीब रखने की भी यही वजह थी। अगर कोई और भी इसी रविश पर चलता है तो 100 बिस्मिल्लाह। मुझे खुद से ज़्यादा फरेबकारों की पहचान है। कुर्सी से हटकर वो हॉल से बाहर निकल गया। चेहरे पर ऐसी अयाराना मुस्कुराहट थी जैसे सांप ने ताज़ा ताज़ा खाल बदली हो। मुझ पर जवाल नहीं उतरेगा। वह किस्मत छीन कर बनाने वालों में से था। मिराज से उसका पेट कहाँ भरना था। निकाह की रस्मात हो चुकी थी। फिलहाल सलामियाँ नवाजे जाने का पहर था। मैदान में लगे हुए सुर्ख कुर्सियाँ और बीच में से गुजरते कालीन का इख्तिताम अरूसी कुर्सियों पर होता जहाँ एक हाथ के फासले से महफिल के मरकजी अफराद मौजूद थे।
दोनों फरीकैन एक दूसरे को अपने निकाह में कबूल कर चुके थे। वो मिसेज महिल बन चुकी थी। निस्बत में पहली मर्तबा कोई महरम मर्द आया था। कांच के काम से भरी धाती सुनहरी शलवार कमीज पर दुपट्टे को सलीके से संभाले आगा मीना के तासुरात आम दिनों के मुतालिक रूखे थे। मुस्कुराकर लिफाफा लेते महिल अपने ही अंदेशों में घिरा था। बच्चे और मन चले चलते गानों पर अलग ही झूम रहे थे। कुछ फासले पर निकाह की बिद के लिफाफे उठाए सारा मुस्कुराते हुए हाज़रीन के मुबारकबाद वसूल कर रही थी। फिसलते बाल संभालते वो खानदान ही के कुछ औरतों के साथ खड़ी थी। सारा, शादी को कितना अरसा बीत चुका है? उसकी मुस्कुराहट फीकी होती स्याही से तब्दील हुई। बिद में खजूर निकालते वो महिल के खालाजाद रिश्तेदार थी। 7-8 साल तो हो गए होंगे। किसी डॉक्टर से मशवरा किया? रिश्तेदार और उनकी टोलियों की आदत से वो असल से खाइफ थी। इसी बुनियाद पर वो ताजमीना की जिंदगी में खाली वो किसी तकरीब में शिरकत करती थी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई। अरे ये तो अल्लाह की रहमत है, इस पर इनकार नहीं करते बेटा। सारा मजबूरन मुस्कुरा दी। आप अपनी बहू को सुनाए, 2 साल कबल शादी हुई थी ना? उनके कंधे पर हाथ रखने की देर थी। उस औरत ने दुहाई दी। उसका क्या ही सुनाऊं, 2 बच्चों के बाद तो ऐसी निढाल हो गई है कि हर वक्त बिस्तर से लगी रहती है, जरा अपना ख्याल नहीं रखती। सारा ने करीब से गुजरते बच्चों को पैकेट थमाया। तो आपने किसी डॉक्टर से मशवरा किया कि 2 बच्चों के बाद तीसरा कब होगा? आए हाय, उसकी सेहत देखो ना भाई, और औलाद नहीं चाहिए। खातून ने तौबा की। अरे ऐसे मत कहिए, ये तो अल्लाह की रहमत है, इस पर इनकार नहीं करते खाला। अल्फाज लौटाते वो पीछे हट गई। लबों पर फैली गहरी मुस्कुराहट उसकी खुशी का गुमाज थी। फासले पर खड़े रुबैद ने उसे बेचैनी से देखा। वो मुसलसल उसे नजरअंदाज कर रही थी और ये कता निगाही उसके हक में अच्छी न थी। अरे रुबैद बेटा, छोटी बहन नहीं आई? करीब से गुजरते एक अधेड़ उम्र मर्द ने उसको पुकारा। वो रुबैद के छोटे खालू थे। सगे भाई का निकाह है, उसे तो आना चाहिए था। रुबैद की तेवरी चढ़ी। नापसंदीदगी से उस मर्द के साथ खड़े हुए दूसरे शख्स को भी देखा। दोनों की मुस्कुराहट पर उसे बेपनाह का गुस्सा आया। मेरी बहन का तुम क्यों पूछ रहे हो? दोनों मर्दों की खुशगफ्तारी गायब हुई थी। उसके तर्ज तखातुब पर हैरान होते हुए एक दूसरे को देखा। तुम्हारी बेटियां भी तो नहीं आई साथ? मैंने पूछा। उसकी गैरत का समंदर सैलाब के रेले की मानिंद बहता आया। ऐसा क्या पूछ लिया है हमने जो तुम्हें आग लग रही है? बरीरा, हमारी भी तो बेटी है। क्यों, तुमने जनी है? 2 कदम आगे आते उसने ज़ईफ मर्द की उलझी हुई आंखों में नजरें गाड़ी। हैरत से वाह होते हुए लब लिए वो उसकी बदलिहाजी को देख कर रह गए। नियत में कहीं खोट नहीं था, लेकिन रुबैद की सोच में कब से खोट पड़ गया। अरूसी कुर्सी पर बैठे महल की ख्यालों की रेलगाड़ी अम्बी पटरी पर थी जब करीब से सुनाई हंकार ने रेलगाड़ी की सिमत मोड़ी। माथे पर से बाल हटाते महल ने गर्दन फेरी तो आगा मीना को गर्दन मसलते पाया। कुछ देर गौर करने के बाद उसे अपनी आनन फानन बनी दुल्हन की उकताहट की वजह बोझ लगी। आप ये उतार लें। महिल का इशारा मीना की गर्दन में झूलते हुए फूलों के हार की जानिब था। जवाबन आगा मीना ने उसे नासमझी से देखा। सफेद पेशानी पर शिकनों का जाल यूं नमूदार हुआ कि माथे की हकीकी वसात ढक गई। मेरा मतलब ये हार था। झिझकते महिल ने खुद की भी गर्दन में झूलते हुए फूलों के हार को उतारा। अपनी बेयकीनी और उलझन में वो उसे महकते हुए बोझ को ऐन भुला बैठा था। आगा ने आहिस्तेगी से हाथ उठाते हुए उसे इशारा किया। महिल ने एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर मीना के सपाट चेहरे पर। इशारा सर पर से गुजर गया। गहरी सांस भरते आगा मीना जबरन मुस्कुराई। मैं यूं ही ठीक हूँ। महिल ने समझते हुए सर हिलाया। कुछ देर वो अपनी ही हथेलियों को आपस में मिलाए उंगलियों के साथ लगा रहा, फिर इधर उधर से नजरें बचाते मीना की तरफ झुका। मुबारक हो। किस बात की? जवाब इस कदर बर्खास्ता था महिल को शुबा गुजरा कि गोया उसकी मुबारकबाद सुनी ही ना गई हो। आंखें झपकते वो उसे मासूमियत से देखे गया। आपके निकाह की? वो ये ना कह सका। हमारे निकाह की? मुकाबिल से बैद ना थी। गर्दन में झूलते हार की रस्सी से महिल का गला ही घोट दे। सजावट से लेस आंखों समेत आगा ने चंद सानिये के लिए उसे देखा। बिलोरी भूरी आंखें, फूला हुआ निचला लब और भरी नाक वाली औरत दिलकशी का पेकर थी। उसके मुकाबले में महिल की वाजिबी सी सूरत कुछ तब सी जाती थी। मुबारकबाद वसूल करते दूल्हे के चेहरे की रंगत मारे शर्मिंदगी से निचड़ गई। दिल के वसवसों ने सर उठाया। क्या उसको मेरा मुबारकबाद देना बुरा लगा है? क्या मैं ज्यादा मुस्कुरा गया? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं?
अपने नुक्स पर हाथ फेरते हुए वो उलझा सा था। बरीरा क्यों नहीं आई? महिल ने बेख्याली में गर्दन फेरी, सामने देखते क्या वो उससे मुखातिब थी? महिल दर कोशिश भी बहाना ना बना पाया। झूठ बनाने में वो पैदाइशी सर्फ था। यकीनन उसने आने से इनकार कर दिया होगा। चेहरा उसकी सिमत फेरे वो आसूदगी से बोली। मर्द की गर्दन अस खुद ही नफी में हिली। उनके माबेन ये पहली बाकायदा गुफ्तगू थी। उसके हाथ पैर फूले। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर को पीछे से अकेला छोड़कर नहीं आ सकते थे, तभी वो रुकी है। वजह ठोस थी मगर उसका लहजा कमजोर था। तो रुबैद लाला को छोड़ आते। अकेली लड़की को तन्हा छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? वो इनकार करता तो मीना बुरा मान जाती, इकरार करता तो खुद का दिल बुरा हो जाता। महिल, उसका सांस हलक में कैद हुआ। ये तसव्वुर तो क्या था कि वो कभी नाम से पुकारेगी। ये ख्याल नहीं आया था कि वो पुकार से ही जान मुट्ठी में कर लेगी। तुम बहुत बुरा झूठ बोलते हो, कोशिश मत करो। सारी खुशी छन्ना कैसे टूटी। मैं जानती हूँ वो क्यों नहीं आई। हैरत नहीं, अलबत्ता अफसोस ज़रूर है, क्योंकि उसके निकाह पर सबसे आगे में थी। फरीदा खाला को मैंने ही रजामंद किया था। उसके जज्बात से आरी लहजे से दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन था। पस मंजर में एकदम हलचल सी मच चुकी थी। दूल्हे के जानिब से आए रफीक अब नाच गाने के लिए उसकी जानिब बढ़े। करीब आते माहिर ने उसका हाथ थाम कर उठाना चाहा। नाना करते वो कितना ही इसरार करता, जब बाकायदा 4 लड़के उसे गोद में उठाते हुए मुसरा से दूर ले गए थे। गानों के शोर पर हमकते मर्दों के बीच खड़े होते हुए उसने नागवारी से सबको देखा। यह मस्खरापन ना उसे आता था ना उसे करना था। दुल्हन बनकर क्यों खड़ा है? शादी है तुम्हारी, जरा खुश तो हो। समद ने दोस्त का जोश दिलाया। महिल ने सबको उकता कर देखा। मेरा निकाह है और तुम सब यूं उछल रहे हो जैसे खुद का वलीमा है। वो बारी बारी अब उसके गिर्द नाचने लगे। हाजरीन महफिल तालियां पीटते, शोर मचाते उनका हौसला बढ़ाते गए। मना करते हुए भी महिल के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। नीचे को मुड़ती शर्मीन सी मुस्कुराहट उसकी शख्सियत का खासा थी। आगा के साथ आकर बैठती लड़कियां अब तस्वीर उतार रही थी। मुस्कुराने पर उसके होंठ उठते, गाले फूलते और आंखें गायब हो जाती। महफिल के रंग जिंदा थे जब किस्मत की नजर लग गई। भागकर आता ये लड़का आगा का पड़ोसी था, जिसने सबसे पहले गाने रुकवाए थे। शामियाने में आवाजें बंद हुई और साथ ही सबकी खुशगपियां भी। लड़का हाँप रहा था और उसके दामन पर खून का दाग था। अरूसी लिबास में सजी आगा का माथा थनका। बेइख्तियारी खड़े होते वो आमदी को घूरने लगी। क्या हुआ है? मजमे से सवाल आया। पड़ोसी भागता हुआ आगा के करीब आया और आगा उसको जैसे गैप का आसरा मिला या मुस्तकबिल ने सरगोशी की। वह करीब आते लड़के को झोलते हुए घर की जानी भागी थी। बारातियों में सवालात बुलंद हुए और इस तरह बढ़ा। इससे कबल कुछ होता, सारा ने महल का बाजू दबोचा और उसे अपने साथ दीवार जड़े घर में ले आई थी। दोनों देवर भाभी सहन में ही ठहर गए। अगला कदम उठाते भी तो अर्जा था। किस्मत की नजर लगी और हर चीज सब्ज हो गई। तू सवाल में ही मर जाना महिल। ताजदर में वहशत थी। वो वहां तन तना सुबह से कमरे में कैद थी। उसके लिए लाया गया निकाह का सुनहरी जोड़ा अब तक यूं ही धरा था। सुबह सारा जहां रख कर गई थी, उसे बरीरा ने एक मर्तबा छेड़ने के बाद हटाया तक नहीं था। अगर तुम्हारा जहन बदले तो रुबैद के साथ आ जाना। महिल और वो पहले ही गए थे, जबकि रुबैद काफी देर से निकला था। बड़े भाई ने झूठे मुंह भी बरेरा को ना पूछा था। उसके कमरे में सामान भरा नाम था। सिंगल पलंग के एक जानिब अलमारी और दूसरी सिमत पढ़ाई का मेज। बिस्तर के सामने लंबा आईना रखा था, जिसके साथ मौजूद पर्दे के पीछे गुस्ल खाने का दरवाजा था। छोटा सा कमरा, महिल की जुबानी चूहे की कड़। आईने के सामने एस्तादा अपने मुरझाए हुए वजूद का मुआयना करने में मसरूफ थी। खाकी मुख्तसर सी स्वेट शर्ट तले सिया पजामा और घुंघराले भूरे बाल का ऊंचा जोड़ा। बरीरा ने कलाई पर से कफ हटाते हुए चेहरे के आगे किया। हड्डियां और रगें नुमाया थी। खून की कमी के बास रंगत भिजी हुई थी। हाथ गिराते बरीरा ने चेहरा आगे किया। गालें खींची तो गोश्त से खाली काल हाथ आए। मुस्कुराई तो चेहरे के खड महसूस हुए। उसकी आंखें पीली हो रही थी और चेहरे की जोत बुझी हुई थी। हल्कों में सजी उसकी सिलेटी आंखें खूबसूरत होती अगर वो उनकी कदर करती। सांस अंदर लेते बरीरा ने अपने मैदे पर हाथ फेरा तो अपनी ही पसलियां चुभ गई। वो पैदाइश से ही कमजोर थी। जिंदगी में कुछ मुस्तकिल हो ना हो, सेहत के मसाइल मुस्तकिल थे।
बरीरा चलता फिरता हड्डियों का ढांचा थी। भला वो किसी के दिल पर क्यों लगती? क्या तुम जानती भी हो मर्दों को किस तरह की औरत हसीन लगती है? तुम जैसी औरतों को कोई मर्द नहीं चुनता। तुम लोग न कमरे के बाहर राहत देती हो न कमरे के अंदर। मेरा ज़र्फ है जो तुम जैसी को ब्याह कर लाया हूँ, वरना पड़ी होती अपने भाइयों पर बोझ बनकर। अब्बास के अल्फाज जहन में गूंजे। बरीरा उदासी से अपने सरापे को देखती रही। अब्बास खैबर से पहले भी उसने क्या क्या नहीं सुना था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, खानदान, दोस्त, ऑफिस, हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता और हर जगह उसके नाम रखे जाते। उसकी सूरत में वो ऐब निकालते तो अपनी सीरत को वो खुद बिगाड़ती। मेरी मुश्किलात पर सवाल नहीं आएगा। चेहरा हाथों में गिराए वो अपने सरापे के पास रो रही थी। अगर वो दिखने में दिलकश होती तो जिंदगी में गम ना होते। अगर वो किसी को खूबसूरत लगती तो जिंदगी में कुछ तो उम्मीद रहती। वो यूं ही औंधे मुंह तकिए पर सर रखे रोती रही थी जब नज़दीक रखा हुआ फ़ोन बजा। बेदिली से जगमगाती हुई स्क्रीन देखी जहाँ दी कॉलिंग लिखा आया। नखवत से मुस्कुराते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया। आ गई मेरी याद। जन्नत बी का इंतकाल हो गया है। झटके से बैठते हो उसका तंज धरा का धरा रह गया। सारा ने बेरब्त सांसों के बीच इतला दी। पसे पुष्ट में वो साफ एम्बुलेंस का शोर, औरतों का मातम, मर्दों की आवाज़ें सुन सकती थी। ताजदार में बैठी बरीरा के दिल पर पसलियां तंग हुई। जवाल की सिमताल बदल चुकी थी। आगा मीना से तारुफ अब आमने सामने होगा। जी, तो यहाँ होता है सेकंड चैप्टर कंप्लीट और एपिसोड में बेचारे महिल की शादी हो चुकी है लेकिन उसकी खुशी भी नहीं मनाने दिया था और नानी का इंतकाल हो गया है। तो बेचारा इतनी लंबी पसंदीदगी के बाद थोड़ी खुशी तो मना ही लेता। लेकिन अब खैर है, शादी तो हो ही गई है और रुबैद चीट कर रहा है सारा को, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जितनी इनकी फर्स्ट एपिसोड में हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाई थी, पास्ट में ही सही लेकिन प्रेजेंट में तो नहीं दिखाई थी, तो मुझे लग ही रहा था कि शायद कुछ तो होगा इनके दरमियान, लेकिन चीट का नहीं सोचा था मैंने। और अरजान की भी मंगनी टूटेगी, जुनैद खुद ही तोड़ रहा है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। और ज़ोएब को तो चीट कर ही रही थी ज़ालिश। और हाँ, इसकी बिलोरी आंखें थी और चैप्टर के स्टार्ट में बिलोरी आंखें ही दिखाई थी जो लड़की सबको जला रही थी। और मैं जब से सबकी आंखें देख रही हूँ, मतलब ध्यान दे रही हूँ कि इसकी बिलोरी आंखें किसकी है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि बिलोरी आंखें को क्या कहते हैं, सुनहरी या ग्रे कहेंगे। लेकिन मैं सबकी आंखों पर ध्यान दे रही थी कि कौन है लड़की जो बिलोरी आंखों वाली है। और एंड में दिखाया है कि आगा मीना की ही थी बिलोरी आंखें और चश्मा भी ही लगाती है। तो अब यही लड़की लग रही है मुझे तो काफ़ी हद तक, जो जला रही थी सब कुछ। और हो सकता है फिर जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया है वो महिल ही हो। तो देखते हैं बाकी, और आपको क्या लग रहा है बताना ज़रूर। और ये ब्लोरी आंखें किसे कहते हैं ज़रा बता देना मुझे भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, शायद नेक्स्ट मंथ आएगा, पता नहीं, लेकिन एपिसोड का तो कंफर्म। तो नेक्स्ट मंथ शायद मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।